बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल दिल दिया दहलीज, जिसकी राइटर है रिफ़त सिराज, उसकी ये चौथी एपिसोड है और इसकी 3 एपिसोड का लिंक, जो तीनों एपिसोड है वो मैंने बुक्स फॉर एवर चैनल पर अपलोड किए हैं। उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप लोग जाकर नावल्स फॉर एवर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, वो इस तरह से, क्योंकि ये एक सिलसिलेवार नावल है और जैसे पहले हमने इश्क दीवाज़ी स्टार्ट किया था, मैं चाह रही थी कि इस चैनल पर कोई गैप ना आए, आप लोगों को सिलसिलेवार नावल में डेली बेसिस पर, जैसे मैं पहले देती रही हूँ इश्क दीवाज़ी, वैसे ही अब दे दूँ। ठीक है, तो उसको फिर मैंने स्टार्ट उधर कर दिया था, फिर मैं अब उसको इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि उधर मुझे डेली बेसिस पर आप लोगों को एटलीस्ट कंप्लीट एक नावल दिया करना है और इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश है कि वो रोज़ाना की बेस पर आप लोगों को मिल जाया करे। फिर इधर भी आप लोगों के साथ मुझे रहना है, तो ये है कि फिर मुझे इस नावल को इधर शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ पर भी कोई हम लॉन्ग नावल स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग नावल अब मैं पढ़ती रहूँगी इंशाल्लाह, होपफुली। तो आप लोग बस जो बाकी के एपिसोड्स, 3 एपिसोड्स हैं, वो आप लोग जाकर नावल्स फॉर एवर पर सुन सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक है इससे आप लोग उधर जा सकते हैं। ठीक है, और ये डेली बेसिस पर आप लोगों को पूरी कोशिश होगी कि 2 एपिसोड जैसे पहले इश्क दीवाज़ी की मिलती रही हैं अब भी मिले। ड्यूरेशन का मुझे प्लीज़ मत कहिएगा, मैं डेली बेसिस पर आप लोगों को 1 घंटा ही दे सकती हूँ इस नावल को, इसके अलावा मैं और नहीं कर सकती क्योंकि मुझे दूसरे चैनल पर भी टाइम देना पड़ता है। उसके लिए मैं कंप्लीट नावल पढ़ती हूँ जो कि 2-2 घंटों का ऑलमोस्ट होता है, तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। होपफुली आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और मेरे साथ, जैसे मैं आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ, वैसे ही आप लोग इसको स्मूथली और आराम से सुनेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। ढूंढती फिरती है दश्तो बियाबां में हमें, ज़िंदगी हमसे बिछड़कर खुद भी पछताई बहुत। आज आरिफ साफ़ सुथरे कपड़े पहने बेंच पर बैठा बहुत एहतमाम से कश पे कश लगा रहा था। वो उससे ज़रा फासले पर बैठा सोच रहा था। कितने बजे का कहा था लाल खान ने? उसने आरिफ को मुखातिब किया। आता ही होगा, घरवाली को सेट कर दिया ना? भाई अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, आज लाल खान खुद जा रहा है सौगातें लेकर, फिर इसके बाद उससे छेड़ना आसान रहेगा। और वो जो लाल खान के सामने उखाड़े में उतर आई तो बड़ी बेइज्जती होगी, ये सोचा तुमने? उसने चौंक कर मोहम्मद की शक्ल देखी, आरिफ मोहम्मद की। अरे इतनी भी बेलगाम नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं जो कर रहा हूँ करने दो। वो देखो शायद लाल खान ही है। अचानक गेट में दाखिल होते लाल खान पर पड़ी। हाँ वही है, क्या बात है लाल खान की? आतिशी गुलाबी शलवार सूट जेब तन किए, बच्चे खुचे बालों और तलवार मार का मूँछों को खजाब से रंगे, किसी अलवई खुशी से सरशार वो उनकी तरफ बड़े जोशो वलवले से बढ़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। लाल खान ने कदरे झुककर बतौर ख़ास आजिज़ाना फर्जंदाना अंदाज में ग़ुलाम मोहम्मद को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ग़ुलाम मोहम्मद ने भी बड़ी शफ़क़त से जवाब दिया, जैसे वो बाकायदा दामाद हो। खैर खैरियत तो है, ये कुछ पेमेंट रह गई थी। उसने चंद लाल नोट उसकी जानिब बढ़ाए। ग़ुलाम मोहम्मद ने बेयकीनी के अंदाज में नोटों की सिम देखा। पहली बार तकाजे के बगैर माल मिल रहा था। उसने फ़ौरन उसे के हाथ से लेकर अंदरूनी जेब में एहतियात से रख लिए। और क्या हाल है? आरिफ ने आंख दबाकर गोया लाल खान से छेड़खानी की। बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। छोड़ो यार ये शेर वेर। लाल खान को बहुत सारी शर्म आ गई। तांबे जैसा रंग और गहरा हो गया। अरे आज ही तो शेर व शायरी का मज़ा है। आरिफ ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। अब तो सेरा पढ़ने के दिन आ रहे हैं। वो मुस्कुराया और ज़ोर से कश लगाया। लाल खान दुल्हा की तरह शर्मा कर रह गया। चलें, क्या इंतज़ाम किया है? आरिफ ने उठने की मशक की। बाहर सुजुकी खड़ी है, गाड़ी है अपने पास। वो ग़ुलाम मोहम्मद को सुनाने की घर से ऊंचा बोला। क्यों नहीं, सेठ लाल खान है, कोई मामूली चीज़ नहीं। चलो भाई। वो ग़ुलाम मोहम्मद की तरफ पलटा। अचानक मिलने वाली रकम ने बड़ा खुशगवार असर डाला था। तीनों बाहर आ गए, जहाँ नीली सुजुकी कैरी खड़ी थी, जिसके अंदर 2 टोकरे फलों के और एक मिठाई का टोकरा रखा था। एक पेटी रूह अफ़ज़ा की बोतलों की थी। लाल खान और आरिफ आगे बैठे थे, ग़ुलाम मोहम्मद पीछे था। इस कदर सामान देखकर उसकी हालत गैर हो रही थी। पहले दिन यह हाल है तो बाद में क्या होगा? न जाने कितना सोना बरी में चढ़ा देगा। काश घरवाली मान जाए। बालू तो दौलत में खेलेगी। जब इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो रही हो तो उसे खुश होने से कौन रोक सकता है? ठीक ही तो कहता है, मर्द सेहतमंद और कमाऊ हो बस, औरत को और चाहिए भी क्या? समझाऊंगा घरवाली को, क्या बेटी को ऐसे घर में ब्याएगी जहाँ नुक्कड़ की दुकान का कर्जा ही चढ़ा रहे हैं। मैंने लहू बेचा तो घर में रोशनी हुई। बेटी को कितनी आसानी से मिल रहा है ये सब।
उसे बालू की किस्मत बहुत अच्छी मालूम हो रही थी। बच्चे हुए तो अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, काबिल बनेंगे। आखिरकार औरत की जमा पूंजी उसकी औलाद ही होती है, और अगर वो काबिल हो तो औरत को दुनिया में और चाहिए भी क्या। ताज़ा फलों और मिठाइयों की महक गाड़ी के अंदर फैल रही थी, और इसके साथ उसके ख्यालात के दायरे भी। बालू छोटी सी खिड़की से गली में झांक रही थी। एक अचानक उसने अपने घर के दरवाजे पर सुजुकी रुकते देखी। भाई को तलाश करती हुई नजरें सुजुकी पर जम गई। वो आगे बैठे हुए आदमी देख रही थी कि पिछले हिस्से से बाप उतरकर सामने आया। अब्बा को गाड़ी छोड़ने आई है, अल्लाह खैर करे। वो जल्दी से खिड़की से हट गई। अम्मा, अम्मा, अब्बा को गाड़ी छोड़ने आई है। वो भागकर माँ के पास आई, जो नलके के पास बैठी मुँह हाथ धो रही थी। वो मुँह पर छींटे डालना भूल गई। क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। लो, वो अब्बा आ गए, खुद पूछ लो। गुलाम मोहम्मद उनके करीब आ चुका था। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो तशवीश भरी नज़रों से खावंद को देख कर रही थी। मेरी तबीयत ठीक है, मेहमान आए हैं, चाय बना ले और देख लौंडे से कुछ मंगा ले। उसने जेब से नोट निकालकर बीवी को थमाया। क्या मंगवाऊं? वो नोट लेकर उसकी शक्ल देखने लगी। कभी उस घर में मूंग की दाल भी उधार आती थी, आज उसके लवाजमात के लिए 100 का नोट मिल रहा था। समोसे, कलाकंद, केले और जो तेरा जी चाहे। वो दोबारा बाहर का रुख करते हुए बोला। 3 चीज़ें बताकर आगे जी चाहने की रियायत भी मिल रही थी। वो ताज्जुब से उसकी पुश्त पर देखने लगी। लगता है कोई ख़ास मेहमान है, शायद तेरे बाप का सेठ है। उसने बालू से कहा। तू चाय बना, मैं खुद लेकर आती हूँ। चीज़ें बच्चे को तू उल्टी सीधी पुरानी दुरानी चीज़ें पकड़ा देते। ज़रा मेरा बुरका ला। वो दुपट्टे से मुंह पोंछने लगी। बालू बुरका लेने अंदर दौड़ गई। जितनी देर में वो बुरका निकाल कर लाई, उतनी देर में फलों और मिठाई के टोकरे और शरबत की बोतलों की पेटी अंदर रखी जा चुकी थी। वो बुरका हाथ में पकड़े पकड़े बजाय माँ की तरफ जाने के टोकरों की तरफ बढ़ी। इतनी सारी मिठाई अम्मा? उसने टोकरे के मुंह पर पड़े अखबार को थोड़ा सा सिरकाया था, फिर दूसरे टोकरे को भी देखने लगी। हैरत अमेज़ खुशी उसकी आंखों से छलकने लगी। हाँ हाँ, तू बुरका तो दे। वो बेटी की तरह खुश होने के बजाय उलझ रही थी। जितनी देर में उसके बुरके के बटन बंद किए, मेहमान कमरे में बैठ चुके थे। वो चाय बनाने की नीयत से छोटे से बावर्ची खाने में घुस गई। अंदर कमरे में 2 ही कुर्सियां थी, जिन पर आरिफ और लाल मतकन हो चुके थे। अपने लिए वो चारपाई खींच कर ला रहा था। लाल खान तो उस तरह बैठा था जैसे दूल्हा बनकर आया। थोड़ी सी घबराहट उसके चेहरे से साफ पढ़ी जा सकती थी। क्या सोच रहे हो? घबराने की ज़रूरत नहीं यार। वो क्या कहते हैं कि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमान, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराइए क्या। मैं घबरा तो नहीं रहा यार। ये गुलाम मोहम्मद तो बहुत सीधा आदमी है, पता नहीं उसकी घरवाली कैसी होगी। तो उसकी घरवाली के चक्कर में पड़ा हुआ है। नादान, अपनी होने वाली घरवाली को सोच। वो नया सिगरेट सुलगाते हुए शरारत से मुस्कुराया। लाल खान को जैसे गुदगुदी सी होने लगी। वो पहले के मुकाबले में ज़रा पुरअतमाद दिखाई देने लगा। तुम्हारा अपना घर है गुलाम मोहम्मद? आरिफ ने ढेरों धुआं मुँह से सवाल के साथ खारिज किया। हाँ, बस सर छुपाने का आसरा है, उसने तशक्कुराना अंदाज में जवाब दिया। लाल खान गर्दन इधर उधर घुमाकर जायज़ा लेने लगा। सारे कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी, वो गली की तरफ खुलती थी। यार, उसकी घरवाली मुझे देखेगी किस तरह? क्या ये उसे यहाँ बुलाएगा? उसने सरगोशी की। हद है बेसब्री की। खुदा के वास्ते दाद इस जुनून इश्क की दुनिया कि इसके दर पे पहुँचते या नामा बर से हम आगे। यार, जिन्होंने देखना उनके पास 1000 रास्ते होते हैं। तुम क्यों फिक्र करते हो? आराम से बैठो। आरिफ ने कदरे झलाक कर टोका। तुमने घर में कुछ सामान तो डलवा लिया होता। इतने दिन हो गए तुम्हें कमाते हुए, अब भी हाथ तंग रहता है क्या? आरिफ ने गुलाम मोहम्मद से गोया पाई पाई का हिसाब लेने के अंदाज में सवाल किया। अल्लाह का बड़ा करम है। बात यह है, कर्जा बहुत चढ़ा हुआ था। कितने दिन तो कर्जा उतारने में लग गए। फिर ये सोचा कुछ बेटी के लिए जोड़ूं। उसके लिए जोड़ने दौड़ने की ज़रूरत नहीं। लाल खान के पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ। हम तुमसे एक कपड़े का जोड़ा भी नहीं लेंगे। गौर से सुन लो। आरिफ ने टांग पर टांग रखकर बड़े शाहाना अंदाज में कहा और एक जोर का कश लगाकर सिगरेट की राख बाईं तरफ झाड़ी। बिजली है तुम्हारे घर में? पिछले घर से ली हुई है, 50 रुपये महीना देते हैं। गुलाम मोहम्मद ने जवाब दिया। बस तो तुम पहली फुर्सत में अपने घर बिजली लगवा। तुम्हारी एक ही बेटी है, जहेज तुमने उसका बनाना नहीं। अपना घर ठीक करो, लड़कों को काम सिखाने पर बिठा दो। आरिफ ने पूरा प्रोग्राम बनाकर दे दिया। मैं यही सोच रहा था, बड़े को टेलर के पास बिठा दूँ, बड़ी कमाई है इसमें। उससे नए सिरे से खूबसूरत ख्वाब आने लगे। जहाँ उसका बेटा एक बड़ा टेलर मास्टर था, उसके सेफ में रंग बिरंगे नोट भरे थे। वो जाने कितने देर बातों में मसरूफ़ रहे, हत्ता के कमरे के बाहर से आवाज़ आई, बालू के अब्बा चाय ले जाओ। लाल खान एकदम संभल कर बैठा। आरिफ पर अलबत्ता कोई असर ना हुआ। वो उसी तरह बैठा कुछ सोच रहा था। क्या सोचने लगे? लाल खान ने अपना चेहरा पूंछते हुए उसे मतवज्जे किया। कुछ नहीं, कुछ अपने हिसाब किताब याद आ गए थे। कैसे हिसाब किताब? लाल खान ने ताज्जुब से उसे देखा। उसने तो आरिफ के साथ सारे मामलात सब फेयर थे। तुम्हें नहीं बता सकते कि कोई फ़ायदा ही नहीं।
आ ही जाता वो राह पर गालिब, कोई दिन और भी जिए होते। वो हंस दिया। चाय पियो, बड़े नौरानी हाथों की चाय है। जब घर में लड़की जवान हो तो आमतौर पर चाय वही बनाती है। आरिफ ने आंख मारी और लाल खान चाय को दिलचस्पी से देखने लगा। वो उन्हें चाय पेश करके अभी आया कहकर कमरे से बाहर आ गया। भालू की माँ, उसने आहिस्ती से बीवी को आवाज़ दी। वो फ़ौरन लपक कर आई। जाने कितनी तजस्सुस की लहरें उसके अंदर करवटें ले रही थी। ये जो मेहमान आया, जब ये जाने लगे तो आड़ से देख लीजिए अच्छी तरह। क्यों, ये क्या सर्कसिये हैं? वो हंक से होकर उसकी शक्ल गौर से देखने लगी। बस कह रहा हूँ ना मैं, अच्छा अच्छा बिगड़ते क्यों, देख लूँगी। और अब तो ज़रूर देखूँगी। आखिर है क्या इनमें देखने की बात? वो खुद कलामी के अंदाज में बोलती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। वो दोबारा कमरे में चला आया। बीवी से कुछ बात करके आ रहा है। आरिफ ने लाल खान को टोहका दिया। अभी बुला रहा था, बालू की माँ कहकर। लाल खान मारे हया और खाकसारी के आगे को झुक कर रह गया। अरे भाई, तुम भी इलाज मुआवजा कराओ भला, बुरे तो ज़रा भी नहीं हो। मेरा दिल चाहता है तुम्हें हंसता बसता देखूं। उसने सूखे चोर आरिफ को तरम भरी नज़रों से देखा। अच्छा, वो मुस्कुराया। आजकल शदीद खांसी के खौफ से सिर्फ मुस्कुराहट पर ही इक्तफा हो रहा था। अब हंसे भी क्या, फिर तमन्ना भी नहीं है। हम तो किस्तवार खुदकुशी करने वालों में से हैं। अब हम में बच्चा ही क्या है। कर दिया ज़ाफ़ ने आजिज़ गालिब। नंग पीरी है जवानी मेरी। गुलाम मोहम्मद ने बेबसी से लाल खान की सीम देखा। फिर शेर, जो उसके खाक भी पल्ले नहीं पड़ते थे। अरे ये समोसे तो खाओ, तुम तो खाली चाय पी रहे हो। उसने लाल खान की तरफ प्लेट बढ़ाई और मेज़बानी के लम्हात में उसने खुद को बहुत मोतबर सा महसूस किया। आज वो भी इस काबिल है कि किसी को कुछ खिला सके। उसने आरिफ की सिम देखा। निगाहों में एहसास ममनूनियत खुद ब खुद उतर आया। जद्दी पुश्ती कर से दबी जिंदगी आखिर उसी की ताउन से तो हल्की फुल्की हुई थी। कमरे से बाहर बालू की माँ बेचैनी से उनके बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। रोशी पर हनूस बेहोशी की कैफियत आ रही थी। वो सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में बेदार हुआ तो बाबा साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने उसे घर भेज दिया था कि वो आराम कर ले और ज़रूरत महसूस हुई तो फ़ोन करके बुला लेंगे। गुलो उनके साथ थी। रोशी सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक 3-4 मरतबा होश में आई थी, मगर सिर्फ 2-4 लम्हों के लिए। महसूस होता था कि अब वो बेहोश नहीं है। बाबा साहब ने चूँकि हुक्म दिया था कि वो खुद बुलवाएंगे, इसलिए कोई भी हॉस्पिटल खुद से रवाना होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। खतरे की घड़ियाँ चूँकि टल चुकी थी, लिहाजा अब इस अंदाज की तशवीश तो नहीं थी जिस तरह की कल तक थी। मगर अब जहन ये सोच रहे थे कि अब तक बारी को क्यों नहीं बुलवाया। बारी ने 2-3 मरतबा फ़ोन किया तो गुलो ने यही जवाब दिया, सुबह जैसी है। मज़ीद पेशरफ्त नहीं हुई। उसे रूम में मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ बाबा साहब मौजूद हैं और उसके होश में आने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। वो बेदार होकर गुस्ल से फारिग हुआ, फिर गुलो से चाय मंगवाई। जब से वो घर आया था वक्फे वक्फे से सो रहा था। इतना सारा तो शायद वो ज़िंदगी में सोया होगा। वाह रोशी बीबी, आपने जान पर खेलकर कम अज़ कम जी भरकर आराम का मौका तो दिया। वो कब था हमें बालकनी में आ खड़ा हुआ। लड़कियां तो सब नीचे ही थी। बेचारियों की आवाज़ें तो कल से बंद थी, इसलिए समंदर की लहरों का शोर ज़्यादा महसूस हो रहा था। लग रहा था घर में कोई है ही नहीं। बाबा साहब रोशी से क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे? सबसे पहले उस पर बरहम होंगे, मलामत करेंगे, अपना कोई सफाक सा फैसला सुनाएंगे। एक लम्हे के लिए भी उसका जहन रोशी और दिलावर अली खान के तसव्वुर से इधर उधर नहीं हो रहा था। अपनी बात के तो वो पक्के हैं, जो मुँह से निकाल दे उसकी तकमील तक मसरूफ़ रहते हैं। रोशी की अगली मंजिल कौन सी है? वो दिलावर अली खान के नज़दीक यहाँ वहाँ सब रिश्तेदारों मुलाकातियों से वाकिफ़ था। उनसे भी जो ख़ानदानी थे, उनसे भी जो इस किस्म के ताज से महरूम थे। उनका निशाना तो ज़ाहिर है ख़ानदानी ही होंगे कि वो तो नस्ब को ज़िंदगी पर फ़ौक़ियत देते हैं। खान, बड़े खान का टेलीफ़ोन आया, बुला रहे हैं आपको अस्पताल में, बोलते हैं जल्दी आ जाइए। उसे कलो पैगाम लाई थी। वो कप रखकर तेज़ी से जीने तय करके नीचे आया। यहाँ मुना हवास बाख्ता से मौजूद थी। मैं चलूँ बारी? आप पूछ लिया आपने बाबा साहब से? उनसे तो कोई बात नहीं हुई। लाली ने फ़ोन अटेंड किया था। आप क्यों फ़िक्रमंद हो रही हैं? अब तो वो आ जाएंगी यहाँ। ठीक है अब, उसने तसल्ली दी। फिर तुम्हें क्यों बुलाया है? वो गालबन उसके बुलाए जाने पर फ़िक्रमंद थी। ये तो मामूली की कार्रवाई है, जहाँ वो होते हैं वहाँ मैं होता हूँ। वो मुस्कुराया। बारी जी, तुम ये बताओ बाबा साहब के एक्सप्रेशन क्या है? वो तो तुमसे हर बात करते हैं। रोशी की उस हरकत पर कुछ कहा तो होगा। तुम्हें कसम है, बताओ ना। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। मोना तो हवेली की कम हिम्मतों की खेप में सरे फहरिस्त थी। ओह, उसे मोना की परेशानी की वजह समझ आ गई। कुछ नहीं, वो तो चुप है। तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ तो ज़रूर कहा होगा। प्लीज़ बारी, इतनी बड़ी बात हो गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो कुछ बोले ही ना हो। तुम मुझे बता दो, सच्ची मैं किसी से नहीं कहूँगी।
कुछ भी नहीं कहा मुन्ना बीबी, यकीन करें। उसने बामुश्किल जान छुड़ाई और ड्राइवर की तरफ बढ़ गया। मुन्ना हनूज शशोपंज में खड़ी थी। लगता है लड़कियों में मुन्ना बीबी सबसे ज़्यादा खान से वाकिफ़ है। उसने गोया मुन्ना को दाद दी। अख्तर को गाड़ी निकालने का कहते वक्त उसने किन अखियों से उस सीन देखा जहाँ मुन्ना हनूज उसी साबका कैफियत में खड़ी थी। जब से वो हॉस्पिटल पहुंचा तो शाम गहरी हो चुकी थी, शहर रोशन हो चुका था। वो तेज़ी से उस कमरे की तरफ आया था जहाँ रोशी की मौजूदगी का यकीन था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो रोशी कमरे में तन्हा थी। वो छत को घूर रही थी। बारी पर नज़र पड़ते उसने दूसरी तरफ करवट ले ली। नई ज़िंदगी मुबारक हो। उसको बकाई होशो हवास और अटेंशन हालत में देखकर बड़ी फितरी सी खुशी हुई थी। फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ, अगर एक लम्हा की देर की तो मैं ग्लास तोड़कर उसके टुकड़े से अपनी कलाई की रग काट लूँगी। गेट आउट इन अ मूवमेंट। उसकी आवाज़ में तहक्कम भी था और आंसुओं की आमेजिश भी। ये कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे साथ है। अकब से दिलावर अली खान की आवाज़ आई तो वो एकदम चौंक कर पलटा। बाबा साहब के चेहरे पर बरहमी भी थी और शायद बेबसी भी। रियाया और औलाद में बहरहाल बहुत फ़र्क होता है। सूद हद तक हर शय इम्कान इख्तियार में होती है, मगर फ़ैसला कुल लम्हा और उस लम्हे में कुछ कर गुजरना ही सब कुछ है। बाज़ औक़ात एक लम्हे में इजहार अमल ज़रूरी होता है, मगर इस इजहार में जाने कितनी नींदें, कितनी रातें, कितनी सोबतें भीड़ चढ़ी होती हैं। इस तरह के सफ़ाक इजहारिये हो तो जाते हैं, मगर होने के बाद उनका हासिल राख का ढेर होता है और तह दर तह नासूदगी की एक सुलगती चिंगारी। और जिस शख्स ने कई बार राख के ढेर की कमाई की हो, जो नासूदगी की चिंगारियों से जिस्मो जान सुलगाए फिरता, उसे इस तरह का नया सौदा करते हुए बहुत सोचना होता है। बारी अपनी जगह से एक इंच आगे नहीं बढ़ा था। वो जहाँ था तक पहुँचा था। हनूज वहीं इस्तादा था। बैठ जाओ बारी, बाबा साहब ने हुक्म दिया और ख़ुद दूसरे बेड पर बैठ गए। वो दरहकीकत इन दादा पोती के दरमियान बैठने का ख्वाहिशमंद नहीं था। अभी तक उसके कानों में रोशी के अल्फाज गूंज रहे थे, गेट आउट विद इन मोमेंट। मैं बाहर बैठ जाता हूँ खान, कोई बात नहीं। उसने अपनी महजब फितरत से मजबूर होकर कहा। नहीं, तुम यहीं बैठो, जहाँ हम हैं वहाँ तुम हो। उन्होंने कतई अंदाज में कुर्सी की तरफ इशारा किया जो रोशी के बेड के बिल्कुल साथ ही रखी थी। वो नाचार कुर्सी की तरफ बढ़ गया। रोशी इतनी देर में नीम दराज हो चुकी थी। उसके चेहरे पर सिवाय सर तासुरात के और कुछ नहीं था। तुम बच गई हो। बहरहाल मकाम शुक्र, फ़िलहाल हम तुमसे इस मौजू पर कोई बात नहीं कर रहे। अब तुम बस इतना करो कि जितनी जल्दी हो सके बिस्तर से उतर आओ। रोशी खामोशी से उंगलियां मरोड़ती रही। बारी पर किस बात का गुस्सा है? बारी के हिस्से का सवाल बाबा साहब ने किया था। वो चुप रही। हम कुछ पूछ रहे हैं। उसकी नाजुक दिबा पर उसकी खामोशी गिरा गुजरी थी। यूं ही जहन बहुत अपसेट, ऐसे ही कह दिया था। बारी के सामने बेबसी और एहसास तौहीन से उसकी आंखें छलक पड़ी। वो आंसुओं पर काबू पाने की खातिर होंठ काटने लगी, मगर चंद कतरे रुखसारों पर लड़क आए थे। बाबा साहब ने एक चटती सी निगाह उसके चेहरे पर डाली थी। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे दिल की बात कही जा सकती है। उसका अंदाज गैर मामूली तौर पर नरम था। मगर फ़ायदा? रोशी के मुंह से बिला सोचे समझे बेसाख्ता निकल गया था। बारी को ऐसा महसूस हुआ जैसे तूफान करीब आ गया। उसने सटपटाकर रोशी की सिम देखा था जिसके रुखसारों पर आंसू चमक रहे थे, मगर एक अजीब सी खुदसरी उसके चेहरे से छलक रही थी। बारी, हम घर जा रहे हैं, आराम करेंगे, तुम यहीं ठहरो। हम वहाँ से किसी लड़की को भेज देंगे, फिर तुम घर आ जाना। मैं आपके साथ ही चलता हूँ खान। उसने जब से सुर्ख पड़ते बाबा साहब को बगौर देखा और उठ खड़ा हुआ। रोशी का जी चाहा पास रखा गिलास उस पर खींच मारे। ठीक है, मैं इसे जाने को कह रही हूँ, मगर क्या इसके दिल में इतनी सी भी आरजू नहीं कि ये मुझ पर टूट पड़ने वाली क़यामत की हकीकत पूछे, मेरा हाल पूछे, मेरी दिल जोई करे? क्या मैं इसके नज़दीक इतनी अहमियत भी नहीं रखती कि ये मेरे साथ बैठना चाहे, मुझसे बात करना चाहे? कितनी जल्दी है उठकर जाने की? उसने जलकर बारी की तरफ से मुँह फेर लिया। नहीं, फ़िलहाल यहाँ एक बंदा इसके साथ होना चाहिए। फ़िक्र ना करो, घर से यहाँ तक किसी को पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वो रोशी की तरफ से शौरी बेतजुई बरत रहे थे। बारी दोबारा बैठ गया। ये तुमसे उम्र में खासा बड़ा है, याद रखा करो। वो खुश्क अंदाज में उसकी तरफ देखे बगैर गोया हुए और छड़ी टिकाते बाहर निकल गए। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। साइड टेबल पर कहीं इंग्लिश मैगज़ीन रखे हुए थे। उसने एक मैगज़ीन उठाकर तकरीबन आंखों से लगा लिया। तुम क्यों आए कराची? वो फुनकारी। लाया गया हूँ, उसने मैगज़ीन की ओर से ही जवाब दिया। तुम कैसे आदमी हो? तुम वो काम कैसे कर लेते हो जो करने का दिल नहीं चाहता? उसका हर फर्ज सुलग रहा था। आपसे किसने कह दिया कि मैं अपने मामूलात ज़बरदस्ती निपटाता हूँ? मेरा जहन बन चुका है। मुझे खान के
बच्चों का ख्याल रखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनसे किसी किस्म का खूनी रिश्ता नहीं रखता। इसके बावजूद मुझे होश संभालने के बाद अब तक इस कदर मोहब्बत मिली है जिसके कर्ज उतारे नहीं उतरेंगे। तुम्हारी गुलामी और ताबेदारी के तोफ़ैल है ये सब। ज़रा किसी दिन अपनी बात पर जोर देकर दिखाओ, फिर देखना लोगों की मोहब्बत। वो जहर भरी मुस्कुराहट से गोया हुई। जिन लोगों ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, हत्ता कि मुझे बेहतरीन तालीम दिलवाई, मैं उनसे झगड़ा किस बुनियाद पर शुरू करूं और क्यों? वो मेरे साथ अच्छे हैं, मुझे उनके साथ अच्छा होना चाहिए। आप मेरे बारे में ज़्यादा न सोचिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। उसने मैगज़ीन एक हाथ में थाम कर कुर्सी बेड से ज़रा दूर खिसक आई और दोबारा टांग पर टांग रख कर बैठ गया। तुम इतने खुद पसंद क्यों हो? वो जैसे चिढ़कर बोली। मैं? भारी ने बाबा साहब के जाने के बाद पहली बार नज़र उठाकर उसकी शक्ल देखी। अच्छी खबर है। वो मुस्कुराकर मैगज़ीन के औराक उल्ट पुल्ट करने लगा। तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? उसकी जान जल गई थी बारी की मुस्कुराहट देखकर। आया तो था, फिर आपने जहर खा लिया था। उसका इत्मीनान काबिले दीद था। रोशी बुरी तरह चौंक गई। दिल पूरी कुव्वत से सुकड़ा और उसी कुव्वत से फैला। तुम्हारे गुस्से की वजह से। मुंह धो लो जाकर, उसने बड़ी नखवत से कहकर मुंह फेर लिया। नहा कर आया हूँ। वो मैगज़ीन में एक चौंका देने वाली खबर बगौर देखने लगा। रोशी ने तिलमिलाकर उसे देखा। डार्क ब्लू जीन्स और लाइट पिंक शर्ट में वो दरहकीकत बहुत फ्रेश लग रहा था। तुम तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे होगे कि चलो जान छूटी। वो न जाने क्यों इस कदर सुलग रही थी। आपको कैसे पता चला? उसने लापरवाही से वर्क उल्टा था। तुम मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रहे? बस शक्ल तो नहीं हूँ। उसे बहुत ज़्यादा एहसास से तौहीन लाहक था। अरे नहीं, आप दिल बुरा ना कीजिए, आपकी शक्ल तो खासी अच्छी है। शायद इसी वजह से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंट हैं। उसने मुस्कुराकर मैगज़ीन बंद कर दिया और बगौर उसकी आंखों में देखा। मैंने तो न जाने कब से आईना भी नहीं देखा। अब तो फिटकार बरस रही होगी। उसकी आवाज़ रन गई। बरस तो नहीं रही, अलबत्ता आपने बरसाने के लिए ज़ोर पूरा लगाया था। शायद आपको इल्म नहीं, इस्लाम के मुताबिक खुदकुशी करने वाला मरदूद ठहरता है। शुक्र कीजिए, बड़ी मुस्तकिल किस्म की बचत हो गई। लगता है गुल्लो ही आएंगी, पता नहीं कब पहुंचेंगी। उसने रेस्ट वॉच पर निगाह डाली। जाओ बाहर लॉन में बैठ जाओ, मुझ पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं। वो बिगड़ कर बोली और सीधी लेट गई, आंखों पर बाजू रखकर। ढीली ढाली से आस्तीन झटके की वजह से उलट गई। दो दिया बाजू दूर तक आया हो गया, जिस पर एक गहरा स्यातिल अजीब सा जादू जगा रहा था। बारी ने नज़रें चुराकर कमरे में देखना शुरू कर दिया। कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही। वो साइड टेबल से दवाइयाँ उठा उठा कर देखने लगा। टेम्परेचर भी है आपको? वो उसकी तरफ फिक्रमंदी से देख रहा था। जहन्नुम भड़क रहा है मेरे अंदर। टेम्परेचर क्यों नहीं होगा? वो तनक कर बोली। अंदाज बदस्तूर था। क्यों भड़क रहा है जहन्नुम? कोई वजह भी तो हो। वो कदर संजीदा था। काश वो मनहूस उस वक्त सफाई करने ना पहुंचती। घंटा आधा घंटा और गुजर जाता। मेरी तो दुआ में भी असर नहीं कि मैं ये दुआ करके ही पुरसुकून हो जाऊं, अल्लाह करे मैं मर जाऊं। वो सिसकने लगी। माँ तो खैर है ही नहीं, बाप से भी दूर रखते हैं। मुझे भी यकीन है पापा को इत्ला ही ना दी होगी कि मैं मर रही हूँ। बारी ने चौंक कर उसकी सिम देखा मगर खामोश रहा। वो लाख बुरे सही हैं तो सबसे ज़्यादा मेरे जो सुकून और खुशी मुझे उनका चेहरा देखकर होती है वो किसी और को देखकर तो नहीं हो सकती। बारी मैं पापा को कैसे बताऊं कि मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ? वो इतने पत्थर क्यों हैं? वो रो रही थी। ये बात कोई बताने की होती है? ये तो फितरी रिश्ता है। वो आपके वालिद हैं, उनसे मोहब्बत आपके खून का तकाजा है और आपको दिलो जान से वो अजीज़ समझते हैं। मुझे यकीन नहीं है। रोशी ने तेज़ी से उसकी बात काट दी। क्यों? बारी ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। वो तो बहुत आलिम फाजिल आदमी है। वो ये यकीन क्यों मेरे अंदर नहीं उतार सके कि वो मुझे बहुत अजीज़ रखते हैं, या ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि मैं उनकी बेटी हूँ। मोहब्बत का भला इल्म फजल से क्या ताल्लुक़? मोहब्बत मशरूत शय होती तो अक्सरियत रोटी की तरह उसके लिए भी मेहनत करती। भारी हस्तियाँ, ये तो एक आसमानी गिफ्ट है जिसे मिलना होती है मिल जाती है, बगैर मेहनत के, बगैर सीढ़ी के। जैसे मिट्टी में पानी जज्ब हो जाता है, ये भी अपने असल ठिकाने से परवाज़ करती है और अपने हदफ यानी किसी रूह में जज्ब हो जाती है, किसी हम आंगन और मनचाही रूह में। खूनी रिश्तों में क्योंकि हम आंगी फितरी होती है इसलिए मोहब्बत इन रिश्तों में दर हकीकत मौजूद होती है। तुम्हें इतनी समझ है मोहब्बत की? रोशी की आंखों में बला की हैरत थी। कोशिश कर रहा था आपको यकीन आ जाए कि यावर चचा आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो बड़े सादा से अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा, अगर तुमसे कोई कहे कि मोहब्बत की तारीफ़ एक जुमले में करो तो क्या तुम कर सकोगे? वो कम उम्र थी, सवाल भी कच्चे कच्चे थे। जी हाँ, कर सकता हूँ। यानी इस तरह कहूँगा, मोहब्बत एक उलझा हुआ रेशम है जिसको सुलझाने की कोशिश करना भी अजीम अमल है। बहुत मुश्किल जुमला है। उसने मुंह बनाकर दोनों हाथों का तकिया अपने सर के नीचे रख लिया। मोहब्बत रियायत की खूबसूरत शक्ल है। रोशी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। मुझे इल्म है, दोहराइए मत। उसने मैगज़ीन दोबारा उठा लिया।
लंबे बालों वाली तो तुम्हें बहुत मिस कर रही होगी। उसे एकदम कुछ याद आ गया। हाँ ये तो है, उसने भी संजीदगी से जवाब दिया। क्या तुम हर वक्त उसके बारे में सोचते हो? हर वक्त तो नहीं, जब फारिग होता हूँ या ड्राइविंग कर रहा होता हूँ। बारी ने भी जैसे हर बात का जवाब देने की कसम खाई थी। अब एक बात मैं पूछूं आपसे। बारी ने मैगजीन रोल करके थोड़ी के नीचे टिका लिया। रोशी का दिल धड़क उठा। वो उससे आज खुद तो कम ही बात करता था। ज़्यादातर गुफ्तगू जवाबिया ही होती थी या महज छेड़छाड़। लंबे बालों वाली तो मुझे किसी वजह से याद रहती है। आपको इतना क्यों याद आती है? आपने तो उसे देखा भी नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमसे तो जी भर के देखा है ना। वो रखाई से बोली। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बातें कीजिए जिनसे आपको खुशी हो। न जाने क्यों बारी को उस पर तरस आ गया। मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं जो मुझे खुशी दे। उसकी आवाज़ भरा गई। बताइए मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? बारी को 100% यकीन हो चुका था कि वो वाकई नासुदा और मुस्तरिब है। तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। उसने बारी की तरफ से करवट ले ली। उसके सूसों से साफ जाहिर था वो रो रही थी। अब तो दोस्ती है ना, सुबह आ जाओ खैरियत मालूम करने। नाराज़ तो नहीं होगी? वो चुप रही। काश मेरे बस में होता, मैं चुन चुन कर खुशियाँ इकट्ठी करता और तुम्हारे कदमों में ढेर कर देता। मर्जी है तुम्हारी, मेरा कोई जोर नहीं है तुम पर। वो आंखें पूंछ कर सीधी हो गई। अच्छा एक बात बताइए, जहर क्यों खाया था? वो उसके सते सते चेहरे को बगौर देख रहा था। तुम्हारी वजह से नहीं खाया था। वो चेहरा मोड़कर बारी की तरफ देखने लगी। इतनी ज़बरदस्त खुशफहमी मुझे उम्र भर नहीं हो सकती। वो हंस दिया। उसी दम नर्स हाथ में ग्लूकोज की बोतल लिए अंदर दाखिल हुई। बारी को देखकर मुस्कुराई और विश किया। आप कब आए सर? वो बोतल स्टैंड पर लटकाने लगी। खासी देर हो गई। वो जवाबन मुस्कुराया। आप वाकई बहुत परेशान थे। रात आप घंटों सोच में डूबे रहे। मैं वहाँ से कहीं बाहर गुजरी, आपको पता तक नहीं चला। आप बहुत अच्छे रिलेटिव हैं। वो बोतल लटकाकर थर्मामीटर झटकने लगी। टेम्परेचर चेक कराइए। टेम्परेचर हो गया था इसलिए ड्रिप हटा दी थी। वो बारी को बता रही थी। और कितनी ड्रिपें लगेंगी? मेरा तो बाजू शल हो चुका है। रोशी बेजारी से बोली। ये ज़रूरी है प्लीज़। उसने थर्मामीटर रोशी के मुंह में लगा दिया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र जमाकर खड़ी हो गई। मैंने एलिस को बता दिया था कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये कपल नहीं है, रिलेटिव है। दरअसल उसने रात मुझसे कहा था कि पूछ कर आओ आपका कोई बच्चा है। उसे खूबसूरत कपल का बच्चा देखने का बड़ा तजस्सुस रहता है। वो हंस रही थी। बारी बहुत जुज़-बुज़ हो रहा था। भला वजाहत के बाद इस किस्म की गुफ्तगू की क्या गुंजाइश रह जाती है? ला हौला वला कुव्वता। किसका बच्चा? थर्मामीटर मुंह में होने के बावजूद रोशी बोलने से बाज न रह सकी। किसी का नहीं। बारी जल्दी से बोल पड़ा। नर्स ने थर्मामीटर उसके मुंह से निकाल कर रोशी की तरफ करके रीड करना शुरू कर दिया था। थैंक गॉड टेम्परेचर तो नॉर्मल हुआ। दरअसल अभी 2-3 ड्रिप्स लगना बेहद ज़रूरी है। उसने एक इंजेक्शन उठाकर बोतल में इंजेक्ट किया और रोशी का बाजू बिस्तर से लगाकर रग टटोलने लगी। प्लीज़ ज़रा आप यहाँ आइए, उसने बारी को बुलाया। वो मैगज़ीन साइड टेबल पर रखकर नर्स के नज़दीक चला आया। जी। एक तो इनकी रग जाने कहाँ गायब हो जाती है। यहाँ से ज़रा जोर डालिए। उसने रोशी के बाजू पर एक निशानदेही की। बाजी ने अपना मजबूत हाथ वहीं रख दिया और बाकायदा दबा दिया। रोशी ने तड़प कर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। रग ढूंढ रहे हैं आप लोग या तेल के कुएं? वो बुरा फरोख्ता होकर बोली। ये मौसूफ सरकिश घोड़े काबू करते हैं। आपने मेरा नाजुक सा बाजू इनके हवाले कर दिया। वो अपना बाजू सुनाने लगी। नर्स हंस हंस कर बेहाल होगी। बारी भी बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। वेरी फनी। नर्स ने बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। अच्छा ज़रा आराम से। उसने बारी को बेड पर बैठ जाने का इशारा किया। वो बैठ कर बहुत रसानियत से उसका बाजू थाम लिया। उसके उबलते हुए लहू से ज़िंदगी की हरारत जैसे रोशी के जिस्मो जाँ में उतर गई। उसने छुआ तो ज़िंदगी का इदराक हुआ। वहमो ख्याल तो सरसराना आसूदगी है। मादी और असबाबो अलल की दुनिया में लम्स ज़िंदगी की मौजूदगी का यकीन है। एक शाही आज़ाद 8 पहर ख्वाह नज़र के सामने रहे। ख्वाबो ख्याल का शक रहता है। जिसे छूने होने का दुनिया का यकीन आ गया। उसने आंखें मूंद ली। उसे एहसास तक ना हो सका। नर्स ने सुई कब उसकी रग में उतार दी। अपने बाजू पर से बारी का हाथ हट जाने के एहसास से उसने चौंक कर आंखें खोल दी। वो खड़ा हो रहा था। आंखों में उलझन और होंठों पर मुस्कुराहट थी। ज़रा ज़ोर से छूकर गुजर जाए तो आप चीख पड़ती। इतनी मोटी सुई अंदर उतर गई। और खैर अच्छी तब्दीली। इंसान को साबिर ज़रूर होना चाहिए। क्यों सिस्टर? मैं डर रहा था जब आप सुई रग में उतार रही थी कि इनकी चीख के ज़ोर पर कमरे से बाहर न जा गिरूँ। वो बहुत पुरसुकून था। उसकी हंसी से ज़ाहिर था नर्स हंस रही थी और अपना बखेड़ा समेट रही थी। आप लोग खासे प्रोग्रेसिव हैं। आप रुकेंगे रात को उनके साथ? वो जाते जाते पलट कर पूछने लगी। खासी शोखो शंग नर्स थी। नहीं, इनकी बहन आने वाली है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, वरना आज ड्यूटी रूम में नई कहानी सुनाती। वो भी कम तो ना था, शरारत से कह रहा था। वो खिलखिलाती हुई कमरे से बाहर निकल गई।
इससे पहले कौन सी कहानी सुनाई थी? वो उन दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू बगौर सुन रही थी। बारी कुर्सी की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया। पूरा घूमने के बजाय उसने सिर्फ चेहरा मोड़कर उसकी सिम देखा। रहने दीजिए, क्या करेंगी सुनकर? सदमा भी होगा और गुस्सा भी आएगा। वो कुछ सोचकर हंस दिया। नहीं आएगा मुझे गुस्सा, बताओ ना। वो मिसर हुई। आपको इस वक्त हर नेगेटिव सेंस से दूर रखना हमारी इखलाक की जिम्मेदारी है, और ऐसी कोई ख़ास बात भी नहीं। वो मुस्कुरा रहा था। जब कोई ख़ास बात नहीं तो बता क्यों नहीं देते, और मेरी तरफ देखकर हंस क्यों रही थी? वो अच्छी खासी मशकूक थी। मना कर दूंगा हंसने से, ताकीद कर दूंगा कि आइंदा कॉर्निश बजाकर कमरे से बाहर निकले। वो कुर्सी पर बैठ गया, अच्छी तरह टांगे फैलाकर और बाजू सीने पर लपेट लिए। रोशी ने दूसरी सिमत मुंह फेर लिया। वो उसके सरापे पर नज़र डालने लगा। वैसे मैं आपको बेहद मुंजिम और बाज़ाब्ता होने पर दाद ज़रूर दूंगा। वो निचला होंठ दांतों तले दबाए जाने की शरारत के तहत मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया, संभाल कर रखो अपनी दाद, आगे किसी काम आएगी। उसका मूड सख्त ऑफ था। खुदकुशी से पहले आपने स्याह सूट का इंतखाब करके बड़े बाज़ौक़ होने का सबूत दिया है। शट अप, वो बुड़बुड़ाने के अंदाज में बोली। वो हंस दिया। मूड क्यों ऑफ हो गया? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तुम्हारी आदतें। हर किसी से राज़ो न्याज करने बैठ जाते हो। इतनी देर में नर्स से बेतकल्फ़ी। वो चेहरा मोड़कर उसे घूरते हुए बोली। राज़ो न्याज का मतलब जानती हैं आप? उसका कहका बुलंद हो गया। जाहिल हूँ एक, तुम ही आलिम फाजिल हो। और हाँ सुनो। तराम से दरवाज़ा खुला। गुलों की क़यादत में रूबी, मोना, जरी और शिनो अंदर दाखिल हुई। उसके बाद मुंह में ही रह गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, हम लोगों को ज़रा देर हो गई। जैसे ही पता चला कि तुम मुकम्मल होश में हो तो भाई हम सब ने शुक्राने के नफल पड़े। गुलो उससे लिपटने के इरादे से आगे बढ़ी थी, मगर ड्रिप लगी देखकर फासले पर रुक गई। फिर बड़े सुकून से आगे बढ़ी और झुककर उसके रुखसारों को चूमा। बस बिस्तर से उठ जाओ, पिटाई तो बहुत सख्त करूँगी, फ़िलहाल तो बहुत खुशी का वक्त है। मार डालने वाले खौफ से रिहाई मिली, जितना शुक्र करे कम है। इंसान को इतना नादान भी नहीं होना चाहिए कि आसपास रहने वालों की ज़िंदगी भी अजाब हो जाए। शी ने दूसरे बेड पर बैठते हुए बोली। अपने हिसाब से उन्होंने नसीहत की थी। जरी ने आंखों ही आंखों में शिनो को तनबीह की। ये आप सबकी सब अंदर आ कैसे गई? बारी ने उन सबको दिलचस्पी से देखा। सब कहाँ हैं? 4 आने हैं ये तो, 12 आने तो घर पर हैं। मुन्ना ने संजीदगी से जवाब दिया। आपसे दरख्वास्त है, आप ज़िंदगी में कभी मुआशियात पर नज़र करम मत फरमाइएगा। उसने बाकायदा हाथ जोड़कर दरख्वास्त की। मुन्ना फितरी सादगी से मुस्कुरा दी, जबकि शीनो ने खासे कटीले अंदाज में बारी का जायज़ा लिया था। कितना तंग किया तुमने? गुलो उसके नज़दीक बैठकर बहुत प्यार से उसे देखने लगी। वजह बताई इसने तुम्हें? उन्होंने बारी से इस्तफसार किया। मैं इसका हमराज नहीं हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। तो बनने में क्या हर्ज है? शीनो बेचारी आदत से मजबूर थी। बारी ने कदरे चौंक कर शीनो की सिम देखा। क्या इसे भी मजाक में मुलव्विस किया जा सकता है? मगर ये होता तो चाहिए। अंदर से बहुत ज़्यादा एहतियात का तकाजा उभरा। मैं बाहर गाड़ी में हूँ, आप लोग नर्स की दरख्वास्त के बगैर ही कमरे से बाहर आने की कोशिश कीजिएगा। बारी, शीनो ने आवाज़ दी। गाड़ी में वॉकमैन रखा हुआ है, पिछली सीट पर तुम्हारा है। जी। उसे अपनी गायब दिमागी पर तासुफ हुआ। गाड़ी में तो कैसेट प्लेयर है, इसे क्यों उठाए फिर रहे हो? वो अजीब सी हंसी। वो मेरा नहीं है, रोशी बीवी का। भूल गया था गाड़ी में। दरिया बस्ती से चलते हुए ले लिया था कि हॉस्पिटल में इंसान बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस करता है। ओह, वो इस तरह हो गई जैसे उनका कोई ख़ास मतलब नहीं था, वैसे ही पूछ लिया था। रोशी के कान खड़े हो गए थे वॉकमैन के जिक्र पर। वो बहुत हैरानी से बारी की सिम देखकर मुस्कुरा रही थी। तो ये थी इसकी चौथी एपिसोड। वैसे तो था कि मैं आप लोगों को घंटे की देती, लेकिन यार एक दिन में इतनी एपिसोड, अभी एक और आधे घंटे की मैं करती हूँ रिकॉर्डिंग, वो भी आज ही दे देती हूँ। कितने तुम लोग डैश हो। तो अभी मैं आप लोगों को देती हूँ इसकी अगली एपिसोड। आई नो छोटी है, लेकिन मैं डेली बेसिस पर सिर्फ 1 घंटे की ही रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ इस नावल की। तो फिर मिलते हैं इसकी 5वीं एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।